नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडिपेंडेंस किसकी? प्रेशर पर, है ना, या प्रेशर की। और देखो देखते हैं, प्रेशर आप जानते हो दाब होता है और इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा साउंड ऑफ मतलब साउंड वेव पर, ठीक है, या साउंड की वेलोसिटी पर, साउंड की स्पीड पर। तो हेडिंग डालो इंडिपेंडेंस ठीक है जी। इंडिपेंडेंस का आप अर्थ जानते हो, अनिर्भरता। तो इंडिपेंडेंस ऑफ साउंड स्पीड, बल्कि इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है जी, प्रेशर का किस पर? साउंड की स्पीड पर। तो इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर। क्लियर है? किसका इंडिपेंडेंस है? प्रेशर का। यानी प्रेशर निर्भर नहीं करता है किस पर? ऑन साउंड स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है जी? तो यह है इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन साउंड स्पीड। ठीक है जी। तो देखो ध्यान दो, साउंड की स्पीड का फॉर्मूला लिखना। वी नो दैट, ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। साउंड स्पीड या स्पीड ऑफ साउंड कैसे लिख सकते हो? साउंड स्पीड, साउंड की स्पीड क्या होती है? देखो वी साउंड कह दो और इसका फॉर्मूला होता है गामा, है ना, P अपॉन डी। डी माने डेंसिटी, लेकिन रोह से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे डेंसिटी को। तो क्या होता है? गामा P अपॉन रोह। और गामा मैं आपको बता दूँ, गामा तो तुम्हें पता ही है, गामा बराबर होता है CP अपॉन CV। ठीक है जी। तो V साउंड बराबर है अंडर रूट गामा P अपॉन रोह। ठीक है, P अपॉन रोह, ये रोह है यानी कि डेंसिटी। ठीक है जी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हो, वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, पढ़ा है ना डेरिवेशन। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, देखो क्या होता है, आपको पता है P बराबर होता है 1/3 m अपॉन V इंटू वी स्क्वायर बार। तो P बराबर 1/3 m अपॉन वी को तो रोह लिख सकते हैं, डेंसिटी पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। तो P अपॉन रोह की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर बार अपॉन 3। ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट इम्प्लाइज देखो क्या हो जाएगा, वी साउंड बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट के भीतर गामा, और P अपॉन रोह की वैल्यू है वी स्क्वायर बार अपॉन 3। ठीक है जी, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो वी साउंड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा गामा इंटू वी स्क्वायर बार अपॉन 3। ये वी स्क्वायर बार इसके अपॉन में ले आओ, तो ये हो जाएगा वी साउंड का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बार बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, गामा अपॉन 3। क्लियर है जी? तो देखो ये रिलेशन है, लिख देना, इट इज द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच है रिलेशन? साउंड स्पीड या साउंड वेलोसिटी जो भी, एंड ये है RMS स्पीड, है ना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड बता रखा है ना, वर्ग माध्यमूल चाल किसकी? ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है जी। क्लियर है? तो ये रिलेशन किस किस के बीच है? साउंड की वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड कह सकते हो। और इसमें देखो साउंड का यदि फॉर्मूला निकालो तो ना तो प्रेशर आ रहा है और ना डेंसिटी आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर
और डेंसिटी, डेंसिटी भी चाहो जोड़ सकते हो। प्रेशर और डेंसिटी, ठीक है, डिपेंड नहीं करती हैं साउंड की स्पीड पर। क्लियर है? यानी उल्टा कहें कि साउंड की स्पीड जो है ना वो डिपेंड नहीं करती है प्रेशर पर और डेंसिटी पर, यानी दाब पर और, ठीक है, इसे बोलते हैं घनत्व, दाब पर और घनत्व पर जो ध्वनि का वेग है वो निर्भर नहीं करता है। ये बात प्रूफ हो तो गई इस फॉर्मूले से। तो यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है जी, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम हिंदी में कहते हैं स्वातंत्र्य की कोटि। ठीक है, स्वातंत्र्य की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है जी, तो हेडिंग डालो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपको बतानी है वो किसी पार्टिकल के लिए बतानी है। ठीक है, या कोई सिस्टम हो सकता है। तो हेडिंग डाल दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी, फॉर, देखो, फॉर एनी पार्टिकल या एनी सिस्टम, या ऑफ कह दो, है ना, कैसे कह दो, ऑफ एनी पार्टिकल या सिस्टम। ठीक है जी, हिंदी में आप लिख सकते हो किसी निकाय की, वो किसी कण की या निकाय की स्वातंत्र्य की कोटि। स्वातंत्र्य की कोटि समझते हो, यानी वो संख्या जहां पर कोई अणु स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। तो मैं लिख देता हूं, चलो हिंदी में भी, किसी कण, ठीक है, या निकाय। ठीक है जी, किसी कण या निकाय की स्वातंत्र्य, ठीक है जी, की कोटि। क्लियर है? तो स्वातंत्र्य की कोटि क्या होती है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसे। कोटि यानी डिग्री, फ्रीडम यानी स्वातंत्र्य, ठीक है, और निकाय यानी सिस्टम, और कण यानी पार्टिकल। ठीक है, तो देखो क्या होता है देखो, कोई कण, है ना, जितनी संभव विधियों के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, उन विधियों की संख्या को ही आप क्या कहते हो, स्वातंत्र्य की कोटि कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, द नंबर ऑफ, ठीक है जी, द नंबर ऑफ मेथड्स। मैंने कहा विधियों की संख्या, कौन सी विधियां, जिनके द्वारा कोई कण स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। तो द नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच, ठीक है जी, द नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच एनी पार्टिकल या सिस्टम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, द नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच एनी पार्टिकल या सिस्टम कैन, ठीक है, स्वतंत्र पूर्वक गति कर सकता है। तो कैन परफॉर्म मोशन, है ना, इन, ये स्वतंत्र पूर्वक यानी फ्रीली। क्लियर है जी? तो उन मेथड्स की, विधियों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, लिख देना, इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, तो द नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच, यानी उन विधियों की संख्या को जिनके द्वारा कोई पार्टिकल, है ना, क्या परफॉर्म कर सकता है, मोशन को परफॉर्म कर सकता है स्वतंत्रता पूर्वक। तो जितने तरीकों से, है ना, जितने मेथड्स के द्वारा कोई पार्टिकल या कोई सिस्टम मूव कर सकता है, मोशन कर सकता है, उन मेथड्स के नंबर को ही, उन विधियों की संख्या को ही आप क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मेथड्स थ्रू विच एनी पार्टिकल सिस्टम कैन परफॉर्म मोशन, या तो ऐसे कह दो कि मोशन परफॉर्म करता है, या, और देखो यहाँ तक तो सेम है, आप इसके बाद बदल सकते हो, भाई मोशन परफॉर्म करता है
तो फिर एनर्जी का एक्सचेंज करता है ना, ऊर्जा का आदान प्रदान, तो ऐसे भी कह सकते हो। तो कैन परफॉर्म, ठीक है, कैन परफॉर्म मोशन फ्रीली, या कैन तो आएगा, कैन एक्सचेंज द एनर्जी, ठीक है जी, कैन एक्सचेंज द एनर्जी, इसका मतलब है ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, ठीक है, जितनी संभव विधियों के द्वारा कैन एक्सचेंज द एनर्जी। और एनर्जी किसकी है, उसी पार्टिकल की है, उसी मॉलिक्यूल की है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कैन एक्सचेंज द, या कैन एक्सचेंज इट्स एनर्जी। इट्स का अर्थ समझ रहे हो, इट्स का मतलब है उसकी, उसकी किसकी, उसी पार्टिकल की या उसी सिस्टम की, ठीक है जी। तो इसे ही आप क्या कहते हैं, आप लिख सकते हो इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसे ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं, यानी कि स्वातंत्र्य की कोटि कहते हैं, ठीक है जी। कर लोगे ना। और देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये एफ से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, इसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग होती है ना। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो जैसे एक धागा है ना, इस पर एक चींटी चल रही है ना, इस तरीके से, तो ये ऊपर जाएगी है ना, ये नीचे आ सकती है, ना इधर जा सकती ना इधर जा सकती, मतलब देखो ये मोशन कर सकती है केवल वाई एक्सिस के अलोंग, या तो ऊपर जाए या नीचे जाए, ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकती और ना ही जेड एक्सिस के अलोंग मोशन कर सकती। इसका मतलब है ये केवल एक प्रकार से एक विधि के द्वारा गति कर सकती है ना, केवल वाई एक्सिस के अलोंग। तो दीवार पर चलती हुई चींटी की स्वातंत्र्य की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से मोशन कर सकती है, यानी कि केवल अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। ये धागा ऐसा हो तो अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, धागा ऐसे हो तो अलोंग जेड एक्सिस हो जाएगा, कुल मिला के एक ही एक्सिस के अलोंग चींटी मोशन कर सकती है, ठीक है, क्लियर है। और देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल बताओ, यदि ये चींटी ही इस बोर्ड पे ही चल रही हो तो ये ऐसे भी जा सकती है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है, तो फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 एक्सिस के अलोंग मोशन कर पा रही है ये। और चींटी ऐसे तो चल नहीं सकती हवा में, तो फिर चींटी के लिए तो 2 ही है। और देखो मान लो कोई पक्षी है, बर्ड, कोई आकाश में उड़ रहा है, कोई पक्षी है ना, बर्ड फ्लाई इन द स्काई है ना, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि देखो कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है तो आगे भी चल सकता है ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग, इधर भी ऐसे भी चल सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ऊपर नीचे भी तो हो सकता है वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब है कोई पक्षी जो आकाश में उड़ता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया है, एक का एग्जाम्पल लिख देना एन आंट है ना, ऐसे लिखना द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एन आंट, ठीक है, मूविंग ऑन ए थ्रेड, किसी धागे पर चलती हुई, ठीक है, इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना किसी चींटी की जो धागे पर चल रही है केवल और केवल कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। अब देखो ये तो आपने लिख लिया, मैं बता दूं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक का अर्थ समझते हो, इसे हिंदी में कहते हैं एक परमाणु अणु, यानी ऐसा अणु जो केवल एक परमाणु से मिलकर बना है। जैसे कि आप जानते हो हीलियम है ना, और नियॉन है, आर्गन है, एटीसी, इस टाइप की सारी जो इनएक्टिव गैसेस है ना, इनर्ट गैसेस, वो सब क्या है, एक परमाणु का अणु तो है, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो इनमें देखो ध्यान देना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मान लो यहाँ पे है मॉलिक्यूल, ठीक है जी, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल सकता है आगे पीछे, वाई एक्सिस के अलोंग चल सकता है ऊपर नीचे, और जेड एक्सिस के अलोंग चल सकता है ऐसे, है ना। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी, 3, ठीक है जी, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसकी स्वातंत्र्य की कोटि होगी 3, कर लोगे ना। तो इसका मतलब है फॉर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, सच एज हीलियम, नियॉन, आर्गन, ईटीसी, द डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना इज 3,
डायग्राम बना देना और ये f बराबर 3 लिख देना, कर लोगे। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, तो अच्छे से लिखे हुए। अब देख लो किसके लिए, फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। मोनो एटोमिक में और कुछ नहीं होना, और डाई एटोमिक के लिए देख लो, ये फर्स्ट था। अब सेकंड पे आ जाओ, फॉर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इधर का दिख रहा है। देखो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब है इसमें कितने अणु हैं, 2 हैं, ठीक। तो देखो एक्सिस बना लो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखो 2 अणु नहीं है, 2 परमाणु हैं, है ना, एक अणु है, एक अणु है, इसे बोलते हैं द्विपरमाणु अणु, ठीक है। तो यानी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल तो एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 परमाणु हैं। देखो ये रखा, मान लो ऐसे, तो देखो ये रखा, ऐसे रखा है, ठीक है। एक एटम ये है, एक एटम ये है, ऐसे रखा है इस पर, ओरिजिन पर। तो देखियो एक तो ये ऐसे मोशन कर सकता है एक्स एक्सिस के अलोंग, 1 हो गई डिग्री आगे पीछे, वाई एक्सिस के अलोंग चल सकता है 2 हो गई, और जेड एक्सिस के अलोंग चल सकता है आगे पीछे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बिल्कुल हो गई ट्रांसलेशनल मोशन की। ये जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी ना यहाँ पे भी, ये ट्रांसलेशनल मोशन की थी। मैंने पढ़ाया था ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि लीनियर मोशन, है ना, यानी कि रेखीय गति। तो रेखीय गति की थी यहाँ पर मोनो एटॉमिक में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ भी 3 तो किसकी है, रेखीय गति की है, ट्रांसलेशनल मोशन की है, और 2 रहेंगी रोटेशनल मोशन की, यानी घूर्णन गति की। कैसे, देखो ये जो ऐसे रखा है, तो ये ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता क्या, ऐसे, ठीक है ना, समझ लो, ऐसे रखा है तो ऐसे ऐसे घूम नहीं सकता, किस एक्सिस के चारों ओर, वाई एक्सिस के चारों ओर, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के चारों ओर घूम सकता है। तो एक मोशन ये हो गई, यानी वाई एक्सिस के चारों ओर घूर्णन, है ना, रोटेशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। और देखो ये जेड एक्सिस के अलोंग भी तो घूम सकता है भाई, जेड एक्सिस तो ऐसे है और ये ऐसे रखा है, तो देखो ये ऐसे रखा है तो ये ऐसे ऐसे भी तो घूम सकता है, और जब ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो ये कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। तो किसके चारों ओर घूम रहा है, दिख रहा है, ये घूम रहा है जेड एक्सिस के चारों ओर। तो इसका मतलब है ये ऐसे भी रोटेशन कर सकता है, ठीक है, ऐसे। और एक्स एक्सिस के अलोंग तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि ऐसे ही एक्स एक्सिस है, ऐसे ये घूमेगा बस ऐसे, तो है ना, ऐसे तो रखा ही है ये। तो इसका मतलब है 2 यहाँ पर जो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो है ट्रांसलेशनल मोशन की, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। और जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है रोटेशनल मोशन की, ठीक है, रोटेशनल मोशन यानी कि घूर्णन गति की। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना यहाँ पर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है, 5 होता है, ठीक है जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब किसके बारे में बताएं, ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है, या ऊपर की तरफ आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है जी। फॉर ट्राई एटॉमिक, ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसे हिंदी में कहेंगे त्रिपरमाणुक अणु के लिए। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखवा दिए। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे कि डाई एटॉमिक है ना, ये तो सबको पता है, N2 H2 है ना, O2, और इसी तरीके से 3 बहुत है, ठीक है, इस तरीके से। और ट्राई एटॉमिक में मौलिक एग्जाम्पल जैसे कि H2S है ना, SO2 ETC, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, देखो एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मॉलिक्यूल देखो 3 एटम है इसमें, ठीक है, इस तरीके से ऐसे रखा है, ठीक है जी। तो देखो एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, बल्कि सीधा ही कर लो इसे,
ये रखा ऐसे, ठीक है जी। तो देखो एटम एक तो मोशन कर सकता है एलोंग एक्स एक्सिस, आगे पीछे चल सकता है, एलोंग वाई एक्सिस ऊपर नीचे चल सकता है, एलोंग जेड एक्सिस है ना चल सकता है दोनों तरफ। तो इसका मतलब है इधर का दिख रहा है ट्रांसलेशनल मोशन की जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3, ठीक है। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा पहले से ही, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन की जो हो जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है जी। और देखो अब ध्यान देना, ये जो एटम है मतलब मॉलिक्यूल है ये ऐसे ऐसे भी तो घूम सकता है, यानी एलोंग वाई एक्सिस घूम सकता है ना, ठीक है। और देखो ये ऐसे ऐसे भी घूम सकता है ऐसे, तो यानी एलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है जी। और ये ऐसे भी घूम सकता है, ध्यान देना, ऐसे घूम रहा है तो एक्स एक्सिस कह लो, और ऐसे घूम रहा है तो वाई एक्सिस कह लो, और यदि ये ऐसे घूमता है ऐसे तो जेड एक्सिस कह लो घूमेगा, है ना। तो इस तरीके से कैसे घुमा लो, वो तो ऐसे घुमा लो चाहे वैसे घुमा लो, ठीक है। तो यानी तीनों एक्सिस कह लो रोटेशनल मोशन हो सकती है। तो इसका मतलब है रोटेशनल मोशन जो है वो भी कितनी हो जाएंगी, मतलब उसकी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 3। तो इसका मतलब है F बराबर यहाँ पे आएगा 6, ठीक है जी। तो इसका मतलब है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना होता है 3 होता है। अब ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा हुआ, इसे आप समझ लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक लॉ है, इंपॉर्टेंट लॉ है, लिखो, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हिंदी में कहते हैं ऊर्जा सम विभाजन का नियम, लिख लो दोनों लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो। ऊर्जा सम विभाजन का नियम, नाम से क्लियर हो रहा है, सम विभाजन यानी बराबर मात्रा में विभाजन होना है। और इंग्लिश में कहते हैं इक्विपार्टीशन, इक्वी मानी इक्वल और पार्टीशन मानी बंटवारा यानी विभाजन, ठीक है जी। तो इसका मतलब विभाजन करना है, बंटवारा करना है एनर्जी का, तो बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि किसी को ज़्यादा दे दी और किसी को कम दे दी, समझ गए। तो हेडिंग क्या है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी कि हिंदी में कहेंगे ऊर्जा सम विभाजन का नियम। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। देखो ये क्या कहता है, जो इंटरनल एनर्जी है ना गैस की, उसका विभाजन जो है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा, कहने का क्या मतलब है, जब इंटरनल एनर्जी गैस की वितरित हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है, तो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। जैसे मान लो किसी गैस, कोई गैस है ट्राई एटॉमिक, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है प्रत्येक मॉलिक्यूल के, तो प्रत्येक मॉलिक्यूल को जितनी एनर्जी मिलेगी ना, तो उसकी 6 की 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी एनर्जी। ऐसा नहीं है कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो ट्रांसलेशनल मोशन की थी उन्हें आपने ज़्यादा दे दी एनर्जी और रोटेशनल वाली को कम दे दी, ठीक है। जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इक्वली, ये कहता है, ठीक है। तो देखो द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस, किसी गैस की इंटरनल एनर्जी है ना, इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी वितरित की जाती है, ठीक है, इक्वली, बराबर, है ना, ऑन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक स्वातंत्र्य की कोटि पर, है ना, ऑन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है जी। तो द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच ऑफ ए मॉलिक्यूल, ठीक है जी। कोई अणु है, कोई मॉलिक्यूल है, उसकी जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी,
ठीक है, तो सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी कौन, इंटरनल एनर्जी। तो लिखा है मैंने द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, मेन वर्ड क्या है, इक्वली, ऑन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी है, तो किसी मॉलिक्यूल की, ऑफ ए मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और होती कितनी है, एंड ये होता है हाफ के टी, एंड इज हाफ के टी। के तुम्हें पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो ध्यान देना, जो इंटरनल एनर्जी किसी मॉलिक्यूल के डिग्री, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को दी जा रही है, वो कितनी है, हाफ के टी। ठीक है, तो इसका मतलब है हाफ के टी दी जाती है एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो यदि एफ, तो एफ को कितनी दी जाएगी, इंटरनल एनर्जी, तो फिर हो जाएगी हाफ एफ के टी, है ना। तो मैं बता दूं आपको, यदि एफ क्या है, एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है जी, लिखना इफ एफ बी द डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि एफ है, तो देन, ठीक है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी उस मॉलिक्यूल की, तो देन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो भाई, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी तो है हाफ के टी, और उस मॉलिक्यूल में मान लो एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ का मान 3 है ना, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मोनोएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है और ट्राइएटॉमिक है। तो मान लो एफ है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉलिक्यूल की, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एफ के टी ना हो जाएगी। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितनी हो जाएगी, हाफ एफ के टी। ठीक है जी, ये मॉलिक्यूल की एनर्जी है, और लिख देना वेयर करके, वेयर के बराबर है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और देखो यदि 1 मोल गैस की एनर्जी देखनी हो, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, तो आपको पता तो है 1 मोल में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कैपिटल एन होते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैपिटल एन से। ठीक है, मैंने बताया था ना भाई, एक मॉलिक्यूल के लिए तो इतनी है, तो 1 मोल का मतलब एन मॉलिक्यूल, 1 मोल का क्या मतलब है, एन मॉलिक्यूल, कैपिटल एन मॉलिक्यूल, है ना। तो कैपिटल एन के लिए कितनी हो जाएगी, कैपिटल एन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और देखो मैंने बताया के बराबर जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला था आर अपॉन एन, तो आर बराबर क्या आएगा, के इंटू एन, तो के इंटू एन की जगह रख देंगे आर। तो एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस ये हो जाएगी हाफ एफ आर टी। ठीक है जी, 1 मोल गैस की एनर्जी हो गई हाफ एफ आर टी, और एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हो गई हाफ के टी, एफ के टी, है ना। यहां तक एक स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसका प्रूफ कर लेते हैं, तो मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है जी, चलो तो देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हेडिंग डालो प्रूफ। यानी सत्यापन करना है इसका। देखो मान के चलो कोई गैस है जिसका प्रेशर P है, टेम्परेचर T है और वॉल्यूम V है। ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक बातें हैं शुरुआत में मैं लिख दूंगा। और जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस Vx है ना। देखो Vx बार है ना, Vy बार और Vz बार। आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल की क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, है ना, यह स्पीड एलोंग एक्स एक्सिस, एलोंग वाई एक्सिस और एलोंग जेड एक्सिस। तो इनके बीच आप रिलेशन जानते हो, मैंने पढ़ा रखा है आपको, ये है ना, पढ़ाया था ना, Vx है ना स्क्वायर, इस तरीके से पढ़ाया था, और ये Vz स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बात तो आप पहले से जानते हो। ठीक, और ये बात मैंने पढ़ाई थी जब प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ाया था। और देखो ध्यान दो, ये बात भी जानते हो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस,
काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एक पॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको कि सभी गैसें, ठीक है, मतलब सभी मॉलिक्यूल्स जो है गैस के वो सेम स्पीड से हर पॉसिबल डायरेक्शन में मोशन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये बताया था कि वी एक्स बार बराबर वी वाई बार और बराबर वी जेड बार, ठीक है जी। कोई मॉलिक्यूल है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहा है, स्पीड सेम है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये बात यहाँ पे अप्लाई करो, फर्स्ट इम्प्लाइज। तो वी स्क्वायर बार मान लो आपने पहले वी एक्स में कन्वर्ट कर ली सारी समीकरण, वी वाई की जगह भी वी एक्स रख दिया और वी जेड की जगह भी वी एक्स रख दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 3 वी एक्स स्क्वायर बार। तो देखो वी एक्स स्क्वायर बार कितना आया 1/3 वी स्क्वायर बार। क्लियर है, बात समझ में आई। इसका मतलब है वी एक्स स्क्वायर बार की जगह आप क्या रख सकते हो 1/3 वी स्क्वायर बार। तो देखो यहाँ से ये बात हो जाएगी कि वी एक्स स्क्वायर बार बराबर वी वाई स्क्वायर बार, है ना, बराबर ही तो है सब, स्क्वायर लगा लो चाहे, वी जेड स्क्वायर बार, और ये किसके बराबर था वी स्क्वायर बार अपॉन 3 के, ठीक है जी। और ये सारे आपस में बराबर हैं, तो ये तीनों का स्क्वायर जो हो जाएगा ना वो वी स्क्वायर बार अपॉन 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। तो एक बार बताओ, प्रेशर का फॉर्मूला जानते हो, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस क्या होता है, P बराबर 1/3 m अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर बार, पढ़ा है ना। तो देखो P भी बराबर कितना आएगा 1/3, और इसे ऐसे कर लो हाफ m वी स्क्वायर बार। तो हाफ से मतलब 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से क्या करें मल्टीप्लाई कर लिया। हाफ एम वी स्क्वायर बार कितना क्या होता है, हाफ एम कैपिटल है, ये ध्यान रखना, पूरी गैस का मास है, ठीक है। वी स्क्वायर बार ये कितना आ जाएगा 3/2 PV। हाफ एम कैपिटल वी स्क्वायर बार जो होता है ना वो एनर्जी होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। यदि वी स्क्वायर की जगह मैं रख लूँ ये एक्स के टर्म में, तो क्या आएगा वी स्क्वायर बार आ जाएगा 3 वी एक्स स्क्वायर बार, है ना। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार, है ना, और 3 और आएगा किसकी मल्टीप्लाई में ऊपर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। समझ गए क्या करा, वी स्क्वायर बार का मान रख दिया 3 वी एक्स स्क्वायर बार, ठीक है। तो देखो कितना आएगा 3/2 PV। क्लियर है, यही तो आएगा। तो ध्यान देना ये बात जो है ना, जैसे मैंने x के लिए के दी है ऐसी y के लिए कर सकता हूँ, ऐसी z के लिए कर सकता हूँ ना। तो डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ 3/2, या एक लाइन लिख ही लूँ, है ना, अभी कभी कन्फ्यूजन हो जाए। तो यहाँ से ये x के लिए करा था तो वी स्क्वायर बार की जगह रखा 3 वी एक्स स्क्वायर बार, और बराबर में क्या है 3/2 PV। PV की जगह रख दो RT, क्योंकि PV किसके बराबर होता है RT के, आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर बार बराबर हाफ RT। तो एक एक्सिस के एलोंग जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपकी इतनी आई है। तो देखो वी एक्स किसके बराबर है वी वाई के, तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, वी एक्स की जगह वी वाई रख लो यहाँ पे। तो इतनी ही एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की वाई एक्सिस के अलोंग आ जाएगी, और वी एक्स की जगह वी जेड भी रख सकते हो, या वी वाई की जगह वी जेड। तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर बार बराबर, ये तीनों ही किसके बराबर हैं हाफ RT के। इसका सीधा सा मतलब है किसी गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, बल्कि गैस मॉलिक्यूल की नहीं पूरी गैस की है ये तो, है ना, क्योंकि कैपिटल M आ रहा है। तो पूरी गैस की एनर्जी है ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, कितनी होती है हाफ RT, ठीक है। मैंने शुरुआत में आपको बताया था जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है या जो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है वो कितनी होती है, प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो बढ़ती है वो होती है हाफ KT, पढ़ा है ना। तो हमें यही प्रूफ करना है कि हाफ KT कहाँ से आया,
और बाद के डेरिवेशन तो हमने तभी वहीं प्रूफ कर लिए थे, ठीक है। तो हाफ KT लाना है। तो देखो ये क्या है, पहले ये बताओ, ये क्या है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ये अलोंग जेड एक्सिस है। पूरी गैस की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एवरेज है ना, और कितनी आ रही है, हाफ RT। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है सब, ये एक्स एक्सिस कह लूँ, ये वाई एक्सिस कह लूँ, ये जेड एक्सिस कह लूँ, यानी किसी एक एक्सिस कह लूँ, यानी F बराबर 1 है, तभी तो F नहीं आ रहा वहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑफ, या एनर्जी भी लिख सकते हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। PV बराबर RT 1 मोल गैस के लिए तो होता है, 1 मोल गैस है, ऐसा शुरुआत में मान के चले हैं, तो है ना, लिख देंगे वो लैंग्वेज में। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस की, और एलोंग, है ना, एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के एलोंग, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, कितनी होती है, हाफ RT, ठीक है जी। लेकिन आपको ये तो प्रूफ करना ही नहीं है, मतलब ये तो कर दिया बस, है ना, क्योंकि ये भी तो लिखवाया था बाद में। लेकिन यदि केवल 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो तो 1 मोल गैस में n मॉलिक्यूल होते हैं नहीं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल की जगह रख रहा हूँ मैं n मॉलिक्यूल, क्योंकि 1 मोल गैस में n मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, n मॉलिक्यूल, ठीक है जी। और एलोंग एनी एक्सिस, ये कितना हो जाएगा, हाफ R इंटू N इंटू T, समझ गए ना भाई। एक मॉलिक्यूल के लिए तो इतना है, मतलब ध्यान देना n नहीं आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ अभी कुछ नहीं करा, ये पता है क्या करा, 1 मोल की जगह n मॉलिक्यूल रखा है, अब नेक्स्ट लाइन में n अपॉन में पहुंच जाएगा। तो देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या आएगा, हाफ R अपॉन N इंटू T, और मैंने बताया था R अपॉन N होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा एवरेज एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, एलोंग एनी एक्सिस, कितना हो जाएगा, हाफ KT। ये आपकी प्रूफ हो गया, यही तो था हाफ KT। और इसके जो अन्य डेरिवेशन है वो तो हमने वही प्रूफ कर लिए कि भाई यदि ये तो किसी एक एक्सिस के अलोंग है, यदि कई एक्सिस के अलोंग होगा तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 नहीं होगी, फिर तो अलग हो जाएगी। तो मान लो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि f है तो इसमें f की मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि ये तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है, क्योंकि एक एक्सिस के अलोंग है, तो एक एक्सिस के अलोंग तो डिग्री ऑफ फ्रीडम f 1 ही होता है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है f बराबर 1 था तो हाफ KT आ रहा है, और यदि f बराबर f हो कुछ, है ना, तो फिर f आ जाएगा, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि कुछ हो मॉलिक्यूल की तो f आ जाएगा, और यहाँ पे भी f आ जाएगा यदि एक एक्सिस के अलोंग ना होके डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि कुछ हो f, है ना, तो f आ जाएगा। वे तो मैंने वही प्रूफ कर दिए थे, तो मेन चीज़ है ये प्रूफ करना था, क्योंकि यही तो बताया था अपने आप कि हाफ KT होता है इसकी वैल्यू, ठीक है, किसकी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है या जो इंटरनल एनर्जी बटती है प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में, प्रत्येक मॉलिक्यूल की प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, मतलब वो एनर्जी कितनी होती है, हाफ KT। तो प्रूफ हो गया है, नीचे लिख देना हैंस प्रूफ, ठीक है। बाकी इसके PDF नोट्स आपको जल्द मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स मिलते हैं, यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और साथ में एक सूचना, हमारा पेड बैच जारी है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, तो यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।